11वें सप्ताह के 5वें मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस पूरे सप्ताह हम ऑप्टिकल सिस्टम में तरंगों को देख रहे हैं। विशेष रूप से पिछली 4 कक्षाओं में हमने अधिकांशतः इंटरफेरेंस पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया है। इस कक्षा में हम डिफ्रैक्शन को देखेंगे और दूसरी एक समस्या यह है कि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में अपूर्ण छोड़ दिया था। विशेष रूप से एक फेब्री पेरोट की व्यतिकरणमापी की गणना करने का कार्य है। इसलिए मैं यहाँ जो चित्र मेरे पास है उसके साथ विवर्तन की व्याख्या करता हूँ। तो हम मान लेते हैं कि एक प्रकाश वेव फ्रंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है और इसका प्लेन वेव फ्रंट है और इसकी स्लिट पर गिरती है जिसकी चौड़ाई v है। यदि प्रकाश सीधे रेखाओं में ठीक ठीक यात्रा कर रहा था तो क्या आप अपेक्षा करेंगे कि यदि मैं स्लिट की स्थिति से थोड़ा दूर पर्दे पर एक स्लिट को मैप करता हूं तो मैं इन दो स्थितियों S1 और S2 को चिह्नित कर सकता हूं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 1 और 2। तो यदि प्रकाश वास्तव में सरल रेखाओं में यात्रा कर रहा था तो S1 और S2 दोनों के बीच का वह भाग एक समान रूप से प्रकाशित होगा और S1 और S2 के बाहर स्क्रीन पूरी तरह से अंधेरे में होंगी। क्या आप यह उम्मीद करेंगे? दूसरी ओर सामान्य रूप से देखा जाता है कि कुछ स्थितियों में वास्तव में S1 और S2 के बाहर प्रकाश पड़ता है, अर्थात एक बात है। दूसरा, यदि आपकी तरंग दैर्घ्य स्लिट के आकार के लगभग बराबर है जिसे भी लिया गया है, और यह भी ध्यान दिया कि प्रकाश की तीव्रता जिसे हम पहले एक समान होने की उम्मीद करते थे वह वास्तव में S1 और S2 में एक समान नहीं है। कुछ दीप्त एवं गहरे फ्रिज होते हैं। यह S1 और S2 के भीतर एक समान रूप से वितरित नहीं होता तथा डिफ्रैक्शन प्रभाव केवल रे से ही स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि आपको याद है तो हमने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए रे अप्रोच का उपयोग किया और मूल रूप से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा शून्य की ओर टेंडिंग होती है, और यह अप्रोच यहाँ उपयुक्त होगा क्योंकि हमें फिर से वेव इंटरफेरेंस के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी है। तो हमें वास्तव में पूर्ण वेव घटना की आवश्यकता है, इसलिए हमें नॉन जीरो तरंग दैर्घ्य पर विचार करने की आवश्यकता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, इसलिए मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि इन वो आकृतियों के साथ यहाँ इंटरफेरेंस को देखने का एक सामान्य तरीका है। दो स्लिट यंग का प्रयोग प्रकार का इंटरफेरेंस पैटर्न। इसलिए बाईं ओर मेरे पास इस डबल स्लिट इंटरफेरेंस व्यवस्था है। तो आपके पास बाईं ओर से प्रकाश आ रहा है, वहां एक वेव फ्रंट है और आप देख सकते हैं कि दो स्लिट हैं और वेव फ्रंट के सामने का वेव फ्रंट भाग दो स्लिट से होकर पर्दे पर जा सकता है और शायद किसी बिंदु P पर हम जानना चाहते हैं कि प्रकाश की तीव्रता जो बिंदु P पर पर्दे पर प्राप्त होती है वह क्या है। तो आप जिस प्रकार कार्य करेंगे वह यह है कि आप को ध्यान में रखना है कि टॉप स्लिट और बॉटम स्लिट से एक प्रकाश किरण आ रही है। पता करें कि पाथ डिफरेंस क्या है, इसे फेज डिफरेंस में परिवर्तित करें और फिर आप तय कर सकते हैं कि आप जो देखने जा रहे हैं वह पोजीशन P पर एक ब्राइट या डार्क फ्रिंज होगा। यह हमारे लिए इंटरफेरेंस है। तो वहाँ विभिन्न स्लिट से ये दो बीम हैं, दो अलग अलग स्लिट। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दो बीम दो भिन्न स्लिट से आ रही हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनाती हैं। दूसरी ओर आप राइट हैंड साइड विवर्तन सेटअप देख रहे हैं। मेरे पास सिंगल स्लिट सेटअप है। तो फिर से एक ही बात है, प्रकाश लेफ्ट हैंड साइड से आता है। आप मान सकते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि यह प्लेन वेव है तो प्रकाश सिंगल स्लिट से गुजरता है। और फिर प्रश्न यह है कि मैं पोजीशन P पर क्या देखते हैं है, और स्पष्ट रूप से यह पोजीशन P को बढ़ाकर प्रस्तुत की गई है। तो आदर्श रूप से मैं देखना चाहता हूं शायद इस क्षेत्र क्या में होता है, परंतु किसी भी स्थिति में पॉइंट यह है कि यहां हम फिर से वो वेवलेट्स या दो बीम
को देख रहे हैं जो दो भिन्न स्लिट से नहीं बल्कि एक ही स्लिट के विभिन्न भागों से भी प्राप्त होते हैं, तो उस आरेख को देखें जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो ये दो रेखाएं हैं जो समान स्लिट के दो भागों से निकलती हैं। तब हम प्रश्न पूछते हैं, यदि ये दो बीम हैं तो वे कैसे इंटरैक्ट करेंगे और कैसे वे पोजीशन पी पर एक ब्राइट या डार्क फ्रिंज उत्पन्न करेंगे। तो यह डिफ्रैक्शन है। तो यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच इतना अधिक अंतर नहीं है। विशेष रूप से आप देखेंगे कि वास्तव में भौतिक व्यवहार में वास्तव में अंतर नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि डिफ्रैक्शन की दो व्यापक श्रेणियां हैं। तो इनमें से पहला भाग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है। तो इस मामले में हम कहते हैं कि डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट की इस पोजीशन पर होता है जो यहां लाल रंग में दिखाया गया है। अब आपके पास प्रकाश का एक स्रोत है जो वास्तव में प्रिंसिपल इन्फिनिटी में बहुत दूर से आता है। लेकिन आपको कल्पना करें कि प्रकाश का स्रोत वास्तव में हमसे बहुत दूर है कि मैं लगभग यह मान सकता हूं कि जब यह प्रकाश स्लिट तक पहुंचता है तो यह एक प्लेन वेव है। लेकिन आपको प्लेन वेव उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक दूरी की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रभाव को भी बहुत कम दूरी पर लेंसों का उपयोग करके कर सकते हैं। यदि आप अपने ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पर रखें तो आप इसे दूसरी तरफ समानांतर प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण के लिए आप लेंस के फोकस पर प्रकाश के स्रोत को रख सकते हैं और यह आपको समानांतर किरणें प्रदान करेगी, अनिवार्य रूप से प्लेन वेव फ्रंट हैं। और अब एक बार जब तरंग स्लिट से बाहर निकल जाती हैं तो पर्दे को फिर से वास्तव में काफी दूर माना जाता है। सैद्धांतिक रूप से एक दूरी पर जो अनंत है, लेकिन व्यवहार में यह काफी अधिक दूरी है। और जैसा कि आप देखेंगे, इसका कारण यह है कि ये कुछ कोणों को छोटे और कुछ सन्निकटन बनाने में बहुत सहायता करते हैं तथा डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए विश्लेषणात्मक रूपों की गणना करने में हमारी सहायता करते हैं, जो एक कारण है। लेकिन केवल एक गणितीय सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि यह कुछ ऐसा है जो व्यवहार में भी सबसे उपयोगी है। डिफ्रैक्शन पैटर्न का दूसरा वर्ग फ्रंटल डिफ्रैक्शन पैटर्न है। इसलिए यहाँ फ्राउनहोफर केस के विरोध में यह d1 d2 जो स्रोत से दूरी और पर्दे की दूरी का प्रतिनिधित्व करता है, वे अनंत नहीं हैं। वे वास्तव में उस जगह के करीब रखे जाते हैं जहां डिफ्रैक्शन होता है। इस मामले में तरंगों को समतल तरंगे नहीं माना जा सकता है। इसलिए फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और सैद्धांतिक स्तर से निपटना फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से निपटने की तुलना में कुछ अधिक कठिन है। मैं विशेष रूप से सिंगल स्लिट से उत्पन्न होने वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न के फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। तो यहां एक ही बात का एक विस्तृत आरेख है। मैं मान रहा हूं कि आने वाली तरंगें समतल हैं और मेरे पास जो स्लिट है उसकी चौड़ाई भी है। यह चौड़ाई भी है जिसे आकृति में चिह्नित किया गया है। और यह मोटी काली रेखाएं जो आप इसे एक बार यहां देखते हैं वह आपका स्लिट है। खुला क्षेत्र स्लिट है। ब्लैक क्षेत्र है जो प्रकाश को आगे बढ़ने से रोक देगा। और मेरे पास यह स्क्रीन है जो अभी तक सही है। और जो सवाल मैं अक्सर पूछता हूं वह क्या है जो मैं स्क्रीन एस पर पोजीशन पी पर देखूंगा। सभी तरंगों को फोकस में लाने के लिए मैं यहां दिखाए गए लेंस की तरह एक लेंस का उपयोग करता हूं। इसलिए हम क्या करेंगे, स्लिट की चौड़ाई को विभाजित करके शुरू करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हम इसे
n बराबर छोटे क्षेत्रों में विभाजित करेंगे और प्रत्येक छोटे क्षेत्र का आकार डेल्टा है। इसलिए संपूर्ण चौड़ाई b को डेल्टा के रूप में n-1 से गुणा करके लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ a2 है, जो एक ऐसी छोटी चौड़ाई का डेल्टा है। इसलिए मैं जो करने जा रहा हूं वह एक किरण पर विचार करना है जो बिंदु ए1 से आ रही है और दूसरी किरण जो बिंदु ए2 से आ रही है और जो एक से यात्रा कर रही है, वह क्षैतिज के साथ उस भाग से कोण थीटा बनाती है। अब हम इस क्षेत्र की ज्योमेट्री को समझने के लिए कुछ विस्तार में देखेंगे। तो मैंने इस हिस्से को बड़ा किया है और इसे यहाँ दिखाया है। तो a2 आप यहाँ देख सकते हैं, एक काली रेखा खींची गई है और इसकी चौड़ाई डेल्टा है, जिस तरह से हम कुछ समय पहले पहचानते हैं। और यह निश्चित रूप से वह किरण है जो यहाँ इस तरह यात्रा करती है और ए2 से दूसरी किरण है जो इस दिशा में उत्पन्न और यात्रा कर रही है। और अब अगर मैं एक बिंदु से इस किरण पर एक लंबवत डालता हूं जो ए2 से जा रही है, तो यह कोण थीटा बना देगा। वही थीटा जो आप यहां देख रहे हैं। इसलिए जिस पाथ डिफरेंस में मुझे दिलचस्पी है वह इस क्वांटिटी द्वारा दिया गया है। a2 प्राइम डेल्टा साइन थीटा है। इतना सरल है। अब मैं पाथ डिफरेंस जानता हूं। फेज डिफरेंस की गणना करना आसान और सीधा है। तो फेज डिफरेंस फाई 2 पाई के बराबर है लैम्ब्डा फेज डिफरेंस से गुणा किया जाता है जो इस मामले में डेल्टा गुना साइन थीटा है। तो अब मैं जो जानना चाहता हूं वह यह है कि पोजीशन 1 से और पोजीशन ए2 से निकलने वाली वेव के कारण पी पर क्षेत्र क्या है। तो मुझे यह मान लेना चाहिए कि चूंकि यह एक वेव है, यह एक वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए और मुझे सॉल्यूशन को एक साइन ओमेगा टी मान लेना चाहिए। तो यह कुछ ऐसा है जो पर्दे की ओर बढ़ रहा है और जो पोजीशन ए2 से प्रचार कर रहा है वह वही साइन ओमेगा टी है, लेकिन पाथ डिफरेंस के कारण एक फेज लैग है। पाथ डिफरेंस के कारण ए2 प्राइम एक फेज लैग है और हम पहले से ही उस फेज फाई की गणना कर चुके हैं। तो मैं इसे एक कॉस ओमेगा टी माइनस फाई मान सकता हूं और अब आप वास्तव में ऐसा करना जारी रख सकते हैं, क्योंकि यदि आप वापस जाएं और इस आंकड़े को देखें तो आप देखेंगे कि मैंने बिंदु ए3 को परिभाषित किया है जो ए दूरी पर है डेल्टा से 2 और ए4 होगा जो ए3 से डेल्टा की ये दूरी पर है और इसी तरह। तो जैसा कि हमने परिभाषित किया है कि इनमें n में से n-1 गैप मूल रूप से होगा। इसलिए प्रत्येक पूर्ववर्ती के साथ फाई के फेज डिफरेंस को बनाए रखेगा। उदाहरण के लिए ए3 से ए1 से निकलने वाली वेव के संबंध में दो फाई के फेज डिफरेंस को बनाए रखेंगे। इसलिए इस केस में मैं ए3 पोजीशन से शुरू होने वाली वेव के कारण ए कॉस ओमेगा टी माइनस 2 फाई के रूप में पी पर फील्ड लिख सकता था और इसी प्रकार। इसलिए अब मुझे पी पर परिणामी की गणना करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वेव्स ए1 ए2 ए3 ए4 और इसी तरह एन या n-1 तक आ रही हैं और वे सभी पी पर अभिसरित कर रही हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि पी पर परिणामी क्षेत्र क्या है। तो यह बस इन सभी ए कॉस फाई ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई इत्यादि का एक वेक्टर सम होगा। तो जो मैंने यहां लिखा है। तो अब मुझे क्या करना है इस सम को करने के लिए?
तो मैंने उस सम को यहाँ फिर से लिखा है, तो यह ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई है, और इसी प्रकार ए कॉस ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन तक भी तक। आप इस सम को एक ज्योमेट्रिक सीरीज पर विचार करके कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप जो कर सकते हैं वह यह है कि इस की पावर आई ओमेगा टी माइनस एन फाई जैसा कुछ लिखें और इसे सम करें। एन छोटा एन शून्य से कैपिटल एन माइनस एक में जा रहा है, लेकिन हम इस कॉस टर्म पर क्या सम करना चाहते हैं, लेकिन यह ई पावर आई ओमेगा टी प्लस कॉस प्लस यह कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी होगा। इसका वास्तविक भाग है जो कि कॉस टर्म है और काल्पनिक भाग जो साइन टर्म है। इसलिए अंत में सम करने के बाद आप केवल उस उत्तर का वास्तविक भाग लेते हैं जो आपको यह समेशन देगा। तो मेरा मतलब सिर्फ एक और स्टेप इंगित करने के लिए है जो किया जाना चाहिए। आप ई पावर आई ओमेगा टी को बाहर की तरफ ले सकते हैं क्योंकि यह समेशन का हिस्सा नहीं है। एन शून्य से एन माइनस एक ई पावर माइनस आई एन फाई के बराबर है। तो यह क्वांटिटी यहाँ, यह समेशन यहाँ एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसलिए एक ज्योमेट्रिक सीरीज के n टर्म्स का सम अच्छी तरह से ज्ञात क्वांटिटी है। बस उस सम को लागू करें जो आपको अंतिम परिणाम मिलेगा और उसके बाद उसका वास्तविक भाग लें। आपको यह उत्तर प्राप्त होना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं तीव्रता की गणना करना चाहता हूं तो मुझे इसमें दिलचस्पी है कि यह क्वांटिटी शून्य है जो कि एम्पलीट्यूड है, और मैंने इस क्वांटिटी को शून्य निकाला है। तो अब मैं मान रहा हूं कि फाई काफी छोटा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि पहली जगह में एन फाई बाय 2 क्या है। तो एन फाई बाय 2 हम जानते हैं कि फाई क्या है, बस सब यहाँ रखें। और यदि आप यह मान लेते हैं या उस लिमिट को लेते हैं जो n अनंत की ओर जाता है, जो यह ऐसे कहने जैसा है कि विभाजन छोटे और बहुत छोटे हो रहे हैं, या अन्य में शब्दों में डेल्टा जिसे हम यहाँ परिभाषित करते हैं छोटा और छोटा होता जाता है क्योंकि n अनंत की ओर जाता है, तो आखिर डेल्टा b के बराबर होगा जो n माइनस एक से विभाजित किया गया है। इसलिए जैसे जैसे n अनंत की ओर जाता है b डेल्टा होता जाएगा, शून्य होता जाएगा। तो यह विचार है जिसका हम यहाँ उपयोग करते हैं, और इस केस में n डेल्टा b के बराबर है। तो हम अभी फॉर्मूला में b को वापस रख रहे हैं और अब मेरे पास n फाई बाय 2 है जो फाई बाय लैम्ब्डा इन साइन थीटा के बराबर है। अब यदि आप फेज डिफरेंस फाई के लिए डेल्टा की लिमिट शून्य तक टेंडिंग है तो यह पता चलता है कि फेज फाई शून्य हो जाता है। आखिरकार फाई 2 पाई लैम्ब्डा द्वारा डेल्टा में साइन थीटा से गुणा किया जाता है। तो यदि डेल्टा शून्य पर जा रहा है तो फाई को शून्य पर जाना होगा। तो अब इन सभी सूचनाओं को एक साथ शून्य में एकत्र करते हैं। तो ए शून्य, यह फॉर्मूला यहाँ जो हमने पहले लिखा था उससे आया है, और जो मैंने यहाँ किया है वह n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो a को मल्टीप्लाई और n से डिवाइड किया जाता है, और फिर आपके पास वह साइन n फाई बाय 2 है। और चूंकि हम लिमिट डेल्टा को शून्य की ओर टेंडिंग कर रहे हैं तो उस स्थिति में फाई भी शून्य हो जाता है। साइन फाई बाय 2 से सिर्फ 2 बाय फाई होगा। यह साइन थीटा का अनुमान लगा रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में हम n फाई का साइन बाय 2 से b n फाई बाय 2 में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब फाई शून्य हो जाता है n फाई बाय 2 शून्य की ओर नहीं जाता है। तो हम इस संबंध का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं कि हमने अभी n फाई बाय 2 के लिए गणना की है, तो आप इसे इस इक्वेशन में प्लग करें और फिर बहुत सी चीज़ें रद्द हो जाएंगी, और अब आप इस एक्सप्रेशन को शून्य s स्मॉल a टाइम्स n साइन बीटा बाय बीटा के लिए लिख सकते हैं, जहां बीटा यह क्वांटिटी है जो कि लैम्ब्डा द्वारा साइन थीटा से पाई टाइम्स b मल्टीप्लाइड है। अब मैं y के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, तो यह a n साइन बीटा बाय बीटा में बराबर है। तो यह मेरा एम्पलीट्यूड सामान्य अन्य टर्म का a शून्य टाइम्स है जो कि कॉस टर्म है। तो तीव्रता वितरण
इस क्वांटिटी का केवल स्क्वायर है, तो मैं इसे बीटा स्क्वायर द्वारा साइन स्क्वायर बीटा में शून्य के रूप में लिख सकता हूँ। तो अब आप पूछ सकते हैं कि यह मुझे कब डार्क फ्रिंज देगा, कब यह मुझे ब्राइट फ्रिंज देगा। तो पहला केस यह है कि तीव्रता शून्य या डार्क फ्रिंज कब होगी। तो यह तब होगा जब आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, यदि बीटा m टाइम्स पाई के बराबर है तो m एक पूर्णांक है, लेकिन m शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर m शून्य के बराबर होता तो इस केस में डिनोमिनेटर भी शून्य हो जाता। यह मुझे कंडीशन देता है कि कम तीव्रता के लिए भी साइन थीटा m टाइम्स लैम्ब्डा के बराबर होगा, और यहाँ m फिर से पूर्णांक प्लस या माइनस 1 प्लस या माइनस 2 और इसी तरह आगे भी है। अब क्या होगा यदि m शून्य के बराबर है, तो उस केस में बीटा शून्य के बराबर है, तो आप इस फॉर्मूला में m शून्य के बराबर रख सकते हैं, बीटा शून्य के बराबर होगा, और उस लिमिट में यह क्वांटिटी साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर 1 हो जाती है, और मेरे पास जो होगा मैक्सिमम मैक्सिमा होगा, जो केंद्र में m बराबर 0 है। तो यदि मैं बीटा के एक फंक्शन के रूप में तीव्रता को प्लॉट करता हूं, तो m बराबर 0 पर मैक्सिमा होने जा रहा है, यही वह बिंदु है जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर यह क्षय होने जा रहा है, और क्षय के साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा के रूप में होगा। तो यह उस तरह की तीव्रता के पैटर्न की तरह दिखता है जिसे हमने साइन थीटा बाय थीटा के रूप में देखा है, लेकिन यह उस क्वांटिटी का स्क्वायर है। आगे हम उस समस्या पर जाएंगे जिसे हमने इस अंतिम मॉड्यूल में सॉल्व करने का निर्णय लिया है, जो फेब्री पेरोट व्यतिकरण मापी की रिसोल्विंग पावर है। तो मुझे बहुत जल्दी फेब्री पेरोट व्यतिकरण मापी के माध्यम से जाने दें। तो इसमें यह एटलॉन होता है, इसलिए एक दिशा से प्रकाश आ रहा है और यह कई प्रतिबिंबों से गुजरता है और दूसरी तरफ आंशिक ट्रांसमिशन भी करता है। तो आप यह सवाल पूछ रहे हैं कि एटलॉन से निकलने वाले कई बीमों के कारण मैं दूसरी तरफ क्या देखूंगा। तो यह सवाल है। तो हमने फेब्री पेरोट व्यतिकरण मापी के लिए परिणाम निकाला है। हमने विशेष रूप से देखा कि इसकी संवेदनशीलता बहुत अधिक है, इस अर्थ में कि जब आप इंटरफेरेंस के एक फंक्शन के रूप में तीव्रता को प्लॉट करते हैं, तो इस केस में जब प्रतिबिंब गुणक कैपिटल R पर्याप्त रूप से बड़ी होती है, तो पीक उस केस में बहुत शार्प होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब हम इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसोल्विंग पावर क्या है। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह है कि यदि आप स्वयं इस व्यतिकरण मापी पर वापस जाते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास प्रकाश की वो तरंग दैर्घ्य हैं जो एटलॉन में प्रवेश करती हैं, और व्यक्तिगत रूप से वे दोनों अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। और यदि आप मानते हैं कि दो तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो सवाल यह है कि क्या मैं उन्हें रिजॉल्व कर सकता हूं? क्या मैं उन्हें फेब्री पेरोट व्यतिकरण मापी के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न में अलग अलग पीक्स के रूप में देख सकता हूं? तो यहाँ मैंने तीव्रता बनाम ऑर्डर फिगर तैयार किया है। तो यह कंटिन्यूअस कर्व प्रकाश लैम्ब्डा की वेवलेंथ या वेवलेंथ लैम्ब्डा द्वारा निर्मित इंटरफेरेंस के लिए है, और दूसरी डैश्ड रेखा वेवलेंथ लैम्ब्डा माइनस डेल्टा माइनस द्वारा उत्पन्न इंटरफेरेंस के लिए है। तो वे ऑर्डर m के स्थान में एक छोटी दूरी डेल्टा m से ऑफसेट होते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे उद्देश्यों के लिए फ्रिंज अच्छी तरह से सॉल्व हो जाते हैं जब वे एक दूसरे को I बराबर I मैक्स बाय 2 पर क्रॉस करते हैं। इसलिए y अक्ष में I तीव्रता है, इसलिए मेरे पास ये दो फ्रिंज हैं, एक कंटिन्यूअस कर्व वाला और दूसरा डैश्ड कर्व वाला। तो जब वे पीक इंटेंसिटी की हाफ वैल्यू को अलग कर देते हैं, तो उन दोनों के लिए अधिकतम तीव्रता I मैक्स है, और इस बिंदु पर उनके द्वारा क्रॉस किए गए हाफ वैल्यू हैं। तो जब वे ऐसा करते हैं, तो कहेंगे कि दो क्लोज तरंग दैर्घ्य को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए क्राइटेरिया है। तो यहाँ प्रारंभिक बिंदु है
तीव्रता सूत्र संचरित तीव्रता जिसे हमने पूरी तरह से अंतिम मॉड्यूल में प्राप्त किया था। तो यदि मैं टी स्क्वायर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर को आई मैक्स लेता हूं तो यह संपूर्ण फॉर्मूला जो मेरे पास है को इस तरह लिखा जा सकता है। यह अंडरस्कोर टी छोटा टी यहाँ प्रेषित बीम की तीव्रता को दर्शाता है। इसलिए आप आसानी से देख सकते हैं कि यदि डेल्टा शून्य के बराबर है, यदि फेज डिफरेंस शून्य है तो यह आई मैक्स के बराबर है, क्योंकि यदि डेल्टा शून्य के बराबर है तो हर में यह पूरा टर्म डिनोमिनेटर में शून्य हो जाएगा और वह इसे डिनोमिनेटर में केवल एक के साथ छोड़ देगा, इसलिए आई टी आई मैक्स के बराबर है। दूसरी ओर यदि यह पूरा टर्म 1 के बराबर है तो उस केस में संचरित तीव्रता आई मैक्स बाय 2 के बराबर है और हम जो जानते हैं वह यह है कि इस प्रकार के फ्रिंज केवल तभी दिखाई देते हैं जब फेज डिफरेंस पर्याप्त रूप से छोटा हो, या अन्य शब्दों में हमें डेल्टा की लिमिट में शून्य तक काम करने की आवश्यकता है। इस केस में मैं हमेशा साइन 2 डेल्टा बाय 2 बराबर डेल्टा बाय 2 अनुमानित कर सकता हूं। तो मैं इस टर्म को देखता हूं जो 4 आर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 बाय 1 माइनस आर स्क्वायर है। तो मैंने बस इतना किया है कि साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 को डेल्टा स्क्वायर 4 से अनुमानित करना है, क्योंकि साइन डेल्टा बाय 2 के बराबर है और इस क्वांटिटी का स्क्वायर डेल्टा 2 होल स्क्वायर है जो अब डेल्टा स्क्वायर बाय 4 है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि डेल्टा की वैल्यू क्या है यदि इसे 1 के बराबर होना है। ऐसा करना बहुत आसान है, तो डेल्टा स्क्वायर बाय 4 उस केस में 1 माइनस आर होल स्क्वायर को 4 आर से डिवाइड करने के बराबर होगा। तो आप 4 और 4 को रद्द कर सकते हैं। तो डेल्टा ऑफ अगर हम इसे इस तरह कहते हैं तो यह इसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा और वह एक माइनस आर होगा जिसे आर के स्क्वायर रूट से डिवाइड किया जाएगा। यह फेज चेंज है जब यह क्वांटिटी 4 आर साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर 1 के बराबर है, और वह कंडीशन है जब मूल रूप से हम कहेंगे कि दो तरंग दैर्ध्य अच्छी तरह से रिजॉल्व हो गए हैं। तो हम जो जानते हैं वह इंटरफेरेंस 2d cos थीटा m वे ऑर्डर के लिए दोबारा m लैम्ब्डा है। फिर से पिछले व्याख्यान को देखें, हमने 2d cos थीटा m लैम्ब्डा देखा है जिसे हमने फुल डिटेल में प्राप्त किया है। तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि d और थीटा दोनों अचर हैं। इसलिए उस केस में अब अगर मैं दोनों तरफ वेरिएशन चाहता हूं, या दूसरे शब्दों में मैं डेल्टा लेता हूं, तो यह डेल्टा मूल रूप से क्वांटिटी की वेरिएशन लेने जैसा है जो वेरिएबल हैं। तो डेल्टा ऑफ 2d cos थीटा शून्य होगा क्योंकि d एक स्थिर थीटा एक स्थिरांक है, इसलिए उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन अगर मैं m लैम्ब्डा टाइम्स डेल्टा लेता हूं जो यहां मेरे पास है, तो उस केस में आप गणना कर सकते हैं क्योंकि m और लैम्ब्डा दोनों वेरिएबल्स हैं, तो वह m डेल्टा लैम्ब्डा प्लस लैम्ब्डा डेल्टा m होगा और लेफ्ट हैंड साइड शून्य है, तो वह क्वांटिटी पूरी तरह से शून्य के बराबर है। इसलिए सरल हेरफेर से आपको m डेल्टा m और डेल्टा लैम्ब्डा के बीच एक संबंध मिलेगा। इसलिए दूसरे शब्दों में अब हम जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य में कितना परिवर्तन क्रम में कितने परिवर्तन से मेल खाता है के बीच यह संबंध है। लेकिन हम जो जानते हैं कि यदि डेल्टा m 1 के बराबर है तो फेज चेंज 2 पाई होगा। तो फिगर पर वापस आते हैं, तो मेरे पास यहाँ m है और मेरे पास m प्लस 1 यहाँ है। इसलिए यदि m यूनिट वैल्यू से बदलता है तो फेज में परिवर्तन 2 पाई है। अब अगर फेज चेंज 2 इंटू डेल्टा कुछ संख्या है जिसे हम जानते हैं, तो यह किस डेल्टा m के अनुरूप होगा, यह सवाल है और यह बहुत आसान है। डेल्टा m 2 टाइम्स डेल्टा हाफ बाय 2 पाई है।
और रिसोल्विंग पावर मानक की परिभाषा लैम्ब्डा बाय डेल्टा लैम्ब्डा है। जब मैं कहता हूं कि रिसोल्विंग पावर बड़ी है, इसका मतलब है कि मैं दो तरंग दैर्ध्य के बीच अंतर कर सकता हूं जो डेल्टा लैम्ब्डा से भिन्न है। तो डेल्टा लैम्ब्डा छोटा है या डेल्टा लैम्ब्डा छोटा है कि मैं बेहतर अंतर कर सकता हूं, यह रिजॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं कि लैम्ब्डा डेल्टा एम बाय एम के बराबर होगा। और चूंकि हम मैग्नीट्यूड में रुचि रखते हैं, इसलिए हम नेगेटिव चिन्ह को अनदेखा कर सकते हैं, एम के मॉड्यूल को डेल्टा ले सकते हैं, तो हमें केवल वैल्यूज को रखने की आवश्यकता है। तो एम ऑर्डर है और डेल्टा एम अब इस संबंध के संदर्भ में लिखा जा सकता है, तो वह 2 डेल्टा हाफ होगा जो 2 पाई और डेल्टा बाय 2 से खुद विभाजित होगा। इसकी गणना पहले की गई थी। 1 माइनस आर बाय स्क्वायर रूट आर। तो यदि आप इन सभी चीज़ों को यहाँ रखते हैं तो यह पता चलेगा कि आपकी रिसोल्विंग पावर एम पाई टाइम्स रूट आर बाय 1 माइनस आर से है। इसलिए यह परावर्तन गुणक पर निर्भर करता है। यदि आर पर्याप्त रूप से छोटा है तो रिसोल्विंग पावर काफ़ी अधिक होने वाली है। मैं इस सत्र को यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न का अध्ययन किया है। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से ज़्यादा अलग नहीं है, यह फिजिकली अलग नहीं है, यह केवल स्केल का प्रश्न है। और हमने एक ही स्लिट के कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखा है और हमने सामान्य गणना के माध्यम से स्लिट को n भागों में विभाजित करके और उनमें से प्रत्येक से आने वाली वेव्स को देखकर और उन सभी के कारण परिणामी का पता लगाया। अंत में पता चलता है कि आपको इस टाइप का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। और फिर हम एक फेब्री पेरोट व्यतिकरण मापी की विभेदन शक्ति की गणना करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स जिसे हमने पिछली कक्षाओं में से एक में अधूरा छोड़ दिया था, और यह पता चला है कि रिसोल्विंग पावर आर पर निर्भर करती है, जो कि एक फेब्री पेरोट में प्रतिबिंब की तीव्रता है।